क्लास 12 का इंग्लिश बोर्ड एग्जाम अब बहुत पास आ गया है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है और डर लगना भी चाहिए क्योंकि हम नोटिस कर रहे हैं कि हर साल बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। मतलब ये पेपर ट्रिकी रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है और हम देखते हैं कि इसी में ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके गुरु भैया ने 95 मार्क्स स्कोर करे थे क्लास 12 इंग्लिश के पेपर में और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसमें सही से प्रिपरेशन कैसे करा जाता है। तो आज की वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, साथ में प्रो टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे पहले स्ट्रेटेजी आप बहुत अच्छे से फॉलो कर पाए, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या रहता है। आप सभी को पता है 3 सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। पहला हमारा रीडिंग सेक्शन हो गया जहां पर पैसेज, दूसरा हमारा राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन हो गया, अगर आपका इंग्लिश इलेक्टिव है तो इसी सेक्शन में ग्रामर के क्वेश्चन भी आते हैं, और तीसरा आपका बुक वाला सेक्शन, हमारे क्वेश्चन आंसर लिटरेचर वाला सेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इन तीनों सेक्शन का प्रिपरेशन बहुत अलग अलग तरीके से करा जाता है। तो स्ट्रेटेजी में हम तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन सी की, मतलब हमारे लिटरेचर वाले सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक बात मेरी बहुत अच्छे से याद रखिए कि अगर आपको एनसीईआरटी का नॉलेज नहीं है तो सेक्शन सी में आप आंसर फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस देख लेते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लेते हैं और उन्हें लगता है इतना करने से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब वो बच्चा जिसने सिर्फ जल्दी जल्दी में पढ़ लिया है वो इतने अच्छे से आंसर नहीं लिख पाता है। इसलिए एनसीईआरटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब 3 तरीके हैं, या तो आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, लेकिन आप रीड करेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। दूसरा तरीका आता है यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखिए जहां पर पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई गई है, मतलब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करी गई है। हमारे चैनल पर भी आपको इंग्लिश कोर की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, पूरी एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन हमने प्रोवाइड करा हुआ है। और तीसरा तरीका आता है वेबसाइट से भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, सक्सेस सीडीज नाम की एक वेबसाइट है जहां पर पूरी एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो पहला स्टेप तो यही निकल कर आता है कि आपको एनसीईआरटी बहुत 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 अच्छे से करना है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पर पीवाईक्यूज। देखिए, एक चैप्टर से ना बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं पिछले 10 सालों के तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करिए, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को तो हमें अच्छे से करना ही चाहिए। लेकिन यहां पर अब आप एक चीज बोलेंगे, मुझे पता है भैया अब तो हमें पैरेलल क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, हमें डायरी एंट्री और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर 2 बातें मैं आपसे बोलना चाहूंगा। पहली, क्वेश्चन कोई भी क्यों ना हो वो होता आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आंसर आप लिख पाएंगे। अगर आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो फिर आप कैसे आंसर लिखेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर्स में क्या दिया हुआ है। दूसरी बात, हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका आंसर डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं होगा, उसमें आपको अपनी थिंकिंग यूज करना पड़ेगी। लेकिन यहां पर भी पॉइंट यही है कि अगर आपके चैप्टर बहुत अच्छे से आपसे बनते तो आप कर लेंगे। अगर आप बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का बेसिक आपके पास नॉलेज है, तो आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होती है। और यहां पर एक और चीज बोल देता हूं, थोड़ी बुरी लग सकती है लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या आपको आंसर फ्रेमिंग करने में दिक्कत आती है तो कुछ दिनों में आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। किसी भी लैंग्वेज में पकड़ जमाने के लिए टाइम लगता है। तो यहां पर इन चीजों पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी, राइटिंग स्किल, पैसेज, इस पर हम ज्यादा फोकस कर ले। मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं सम अप करूं तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है, पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करना है, बाकी पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन जितने भी डायरी एंट्री वाले क्वेश्चन है इन पर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और आपको उसमें फोकस करना है जिसमें ऑलरेडी आप स्ट्रांग है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपसे कुछ भी नहीं बनता है वहां पर बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें वहां पर फोकस करना है जहां पर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क
भी करना है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, मतलब राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे फॉर्मेट का पीडीएफ डाल दूंगा आपके लिए। फॉर्मेट अगर आपसे नहीं बनता तो राइटिंग स्किल आप नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मेट में आपके लिए डाल दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हर एक उसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करना है। मतलब इन्विटेशन लिखकर प्रैक्टिस करिए, लेटर लिखकर प्रैक्टिस करिए, मतलब लिखकर प्रैक्टिस करना है, जिससे फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, आपको पता चल जाए कि कैसे लिखा जाता है। कोई भी लेटर हो, आर्टिकल हो, रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, स्टार्टिंग की लाइन, एंड की लाइन, बीच की बहुत सारी लाइन और फॉर्मेट सेम रहता है, सिर्फ कुछ कुछ चीजें बदलती हैं क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी अगर आपने लिख लिख कर प्रैक्टिस कर ली है तो मार्क्स नहीं कटते, ट्रस्ट मी, बहुत आसान आता है। तो आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है, फॉर्मेट बहुत अच्छे से करना है। फॉर्मेट का पीडीएफ मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर का भी यही तरीका है, ग्रामर की प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन गलत जाता है तो खुद से सवाल पूछिए कि गलत क्यों गया, मैंने क्या गलत करा, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था। और एक बार आपको अपनी गलती पता चल गई तो आगे वो गलती आप रिपीट नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करने से ग्रामर भी आपकी गलत नहीं होगी। तो सेक्शन बी आसान आता है, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद सेक्शन ए हमारा आखिरी निकल कर आता है, तो यहां पर भी मेरी बात सुन लीजिए। सेक्शन ए में रीडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी बोर्ड एग्जाम में और रीडिंग टाइम स्टार्ट होगा, उसमें सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन पढ़ना है आपको, कि पैसेज से क्या क्वेश्चन आए। पैसेज मत पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आराम से पैसेज पढ़ो। इससे होगा ये, पैसेज पढ़ते पढ़ते ही आंसर दिखने लग जाएंगे आपको। यहां पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन में आते हैं, फिर पैसेज में जाते हैं। तो इससे अच्छा पहले क्वेश्चन करो फिर पैसेज करो। और एक और चीज, आराम से पढ़ो, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है कि जल्दी जल्दी पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो, रीडिंग टाइम को अच्छे से यूज करो। रीडिंग टाइम में आपको पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, एक बार आपको समझ में आ जाता है पेपर में क्या क्या दिया हुआ है, लेकिन ज्यादा समय आपको अपने सेक्शन ए में देना चाहिए, इससे बहुत मदद मिल जाती है। और सेक्शन ए में अगर आपके मार्क्स कट रहे हैं, इसका भी तरीका प्रैक्टिस है, इसमें भी आप 1-2 दिन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं सच बता रहा हूं आपको, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो फालतू का आपको बोलेंगे नहीं ये कर लो वो कर लो, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से कर लें, हम हमारे राइटिंग स्किल को अच्छे से कर लें, पैसेज की प्रैक्टिस कर लें, तो एग्जाम में हम कम से कम कर पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे, मुझे मालूम है, आखिरी में पूरे 1-1 2-2 दिन निकाल देंगे सिर्फ पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर सिर्फ पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि आना कितना है। तो भाई ये भी देखो ना, कोई चीज आप कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से मेहनत करना चाहिए। और राइटिंग स्किल के बाद अगर हम रीडिंग स्किल की बात करते हैं ना, हमारे सेक्शन ए की, इन दोनों में मार्क्स इसलिए कटते हैं क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो राइटिंग स्किल में तो फॉर्मेट कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। रीडिंग में आपको देखना पड़ेगा कौन सी गलतियां आप बार बार करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। तो इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे, अपनी मिस्टेक्स को फिगर आउट करेंगे, तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है तीनों सेक्शन में, फिर देखिए आप भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। अब कुछ जल्दी से मैं प्रो टिप्स शेयर कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टिप यही निकल कर आती है कि भले ही आपने सारे चैप्टर कर लिए हो, लेकिन यूट्यूब से एक बार जल्दी से सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लेना। कई बार हम स्टोरी भूल जाते हैं, कैरेक्टर्स का नाम भूल जाते हैं, तो फिर बाद में दिक्कत होती है। तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। दूसरी प्रो टिप भी यही है कि भाई पीवाईक्यूज, मैंने बहुत बार आपको बोल दिया है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। जितने पीवाईक्यूज आप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा है। तीसरे नंबर पर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं। एक तरीका होता है, सबसे पहले आप सेक्शन ए करते हैं, सी करते हैं और बी फिर आखिरी में करते हैं। दूसरा होता है जिसमें सेक्शन सी पहले करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बाद में क्वेश्चन आंसर भूलने लग जाते हैं, तो वो सी पहले कर लेते हैं, फिर ए करते हैं और बी आखिरी में करते हैं। मतलब ए और सी में से कोई भी आप पहले कर सकते हैं, लेकिन बी आखिरी में करना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है कि बी में आपको पूरा थिंकिंग को यूज करना है। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप कितना बड़ा लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में करते हैं, हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर में आप कुछ मन से चेंज नहीं कर सकते भाई, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लिखना पड़ेगा, पैसेज में जो है वो करना पड़ेगा। तो इनको पहले कर लो, आखिरी में जितना टाइम बचे उस हिसाब से अपने राइटिंग स्किल को कर लेना चाहिए। तो ए के बाद सी और बी कर लीजिए, या फिर सी फिर ए और फिर बी कर लीजिए, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे। इसके बाद एक और चीज है वर्ड लिमिट। टॉपर आंसर शीट्स को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिंक डाल दूंगा, एक बार उनके आंसर पढ़िए। इंग्लिश में वर्ड लिमिट फॉलो करना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत बड़े बड़े आंसर लिख रहे हैं तो इंप्रेशन गिर जाता है। तो टॉपर्स की आंसर शीट से अपने आंसर्स को मैच करिए, आपको समझ में आएगा कि आंसर्स को कम वर्ड्स में अच्छे से कैसे लिखा जाता है।
इसके बाद मैं फिर से रिपीट करूंगा, यूट्यूबर्स के लफड़े में मत फंसना। उनकी ये चाल रहती है व्यूज के लिए, वो आपको उन चीजों में फंसाएंगे जहां पर उनको व्यूज आएंगे, लेकिन आपको समझदारी से काम करना है। आखिरी में वहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना जहां पर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके बदले वहां पर फोकस करना जहां पर बहुत कुछ हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, हमारे टाइम पे लिटरेरी डिवाइसेस 1 मार्क के लिए आता था, सिर्फ एक क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइसेस का आता था। अब कुछ बच्चे 2-2 दिन लिटरेरी डिवाइसेस कर रहे हैं, सिमिली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन। अरे भाई गलत चला भी गया तो 1 ही मार्क जाएगा। करो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 दिन डिजर्व नहीं करता है वो। तो ये देख लो भाई किस चीज का कितना वेटेज है, उस हिसाब से उस पर टाइम दो, वरना हम ये यूट्यूब के चक्कर में फंस गए तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। फिर सैंपल पेपर्स के स्कैम में भी मत फंसना। एक स्कैम बहुत चलता है कि ये 3 सैंपल पेपर कर लो, इन्हीं से पेपर आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सैंपल पेपर से पैटर्न देख लो कि पेपर में कितने सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख लो। इन सब के लिए सैंपल पेपर बहुत बढ़िया होते हैं। इनफैक्ट हमने हमारे बहुत ही शानदार सैंपल पेपर लॉन्च करे हुए, हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएंगे। पूरे पीवाईक्यूज बेस्ड हैं, लेटेस्ट सिलेबस को देखकर बनाए गए। लेकिन मैं भी ये गारंटी नहीं करता कि भाई उसी से आएगा। अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 पेपर में कोई आपको पूरा पेपर करा दे, वो तो स्कैम वगैरह है। तो पेपर पैटर्न समझने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए सैंपल पेपर बहुत बढ़िया रहते हैं, पीवाईक्यूज के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। हमने पूरे पीवाईक्यूज से बनाए हुए हैं। लेकिन ये मत करना कि सिर्फ सैंपल पेपर करके चले गए, ये काम नहीं करेगा। और इसके बाद आखिरी टिप यही रहेगी, घबराओ मत, मेहनत करो, घबराओ नहीं। इंग्लिश में घबराने से कुछ भी नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैं आपके लिए डाल रहा हूं, ऊपर एंड स्क्रीन में पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूं। प्लेलिस्ट में आपको सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।